गुड मॉर्निंग ऑल। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समय एवं स्थान से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू टाइम एंड प्लेस। इसी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे और इसमें पहला जो टॉपिक था वो था कि प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या है। एम्स ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, यानी कि वैदिक काल के समय शिक्षा का क्या उद्देश्य था। जो भी वैदिक काल में शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जा रहा था तो उस शिक्षा देने का मेन उद्देश्य क्या था। और हम लोगों ने वैदिक काल के शिक्षा के उद्देश्य को देख देख चुका था। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। जिस समय बौद्ध काल आया उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो बौद्ध शिक्षा मुख्यतः निर्वाण प्राप्ति और धर्म प्रसार के लिए दी जाती थी। जिस प्रकार प्रत्येक ब्राह्मण की कामना मोक्ष प्राप्त करने की होती थी, उसी प्रकार इस काल में निर्वाण प्राप्त करना प्रत्येक बौद्ध के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उस समय नया नया आक्रमण हुआ था और सारे लोग आए थे भारत में। भारत पर जो भी आक्रमण हुआ उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रसार करना उस समय की शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य था। उसके बाद जब इस्लाम धर्म का हम लोग प्रचार कर दिए तो इस्लामी राज्य का विस्तार करना। अब जो भी हमारा राज्य है, अगर हम मान लिए कि ये हमारा राज्य है, रेड सर्कल में हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारा राज्य है, तो इस राज्य को कैसे बड़ा किया जाए, इस राज्य को कैसे बड़ा किया जाए, कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, उसके ऊपर काम करना। उसके बाद थर्ड, शरीयत का प्रसार करना। शरीयत से तात्पर्य है आई थिंक कि इस्लामी संस्कृति, जो भी इस्लाम में संस्कृति है, जो भी कल्चर है इस्लाम में, और कानून है, नियम कानून जो भी है, लॉ जो भी है इस्लाम धर्म का, तो उसी को शायद शरीयत कहते हैं। शरीयत का प्रसार करना। तो जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, फिर इस्लामी राज्य का विस्तार किया जाने लगा, तो साथ इसके साथ ही साथ इस्लामी संस्कृति और कानून का भी प्रचार प्रसार किया जाने लगा। फिर फोर्थ है कि चरित्र का निर्माण करना। अब उसमें भी है कि उस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा ऐसा दिया जाए कि बच्चों का चरित्र निर्माण हो, बच्चे अच्छे कैरेक्टर के हो, बच्चे पॉजिटिव सोचने वाले हो। फिर फिफ्थ है कि भौतिक सुख हो व सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इस्लाम धर्म में इसको भी उद्देश्य माना गया है कि शिक्षा अगर प्राप्त कर रहे हैं तो आप भौतिक सुख प्राप्त कीजिए और सांसारिक जो भी ऐश्वर्य हैं, जो भी संसार के जो भी अच्छे चीज़ हैं उसको प्राप्त कीजिए। फिर सिक्स है कि धार्मिक नैतिकता का विकास। अब इसमें एक बात आता है कि धार्मिक नैतिकता, जो भी धर्म से जुड़ी हुई नैतिकता है, उन सारे चीज़ों का विकास बच्चों में किया जा सके, उसके लिए जो भी मध्यकालीन शिक्षा दिया जाता था मध्यकाल के समय में, तो उसके लिए उस पर ध्यान दिया जाता था कि धर्म से जुड़ा हुआ जो भी नैतिक स्वरूप है वो बच्चों में डेवलप किया जा सके। फिर है मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना। अब बात है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, इस्लामी राज्य का विस्तार हो रहा है, फिर साथ ही साथ शरीयत का भी प्रचार प्रसार हो रहा है और धार्मिक नैतिकता की भी बात हो रही है। तो अब है कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, उनको शिक्षित करना उस समय मुख्य उद्देश्य हो गया। 8 है कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा। अब यहाँ पे भी वही है कि आप किसी ना किसी तरीके का आर्ट सीख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का व्यवसाय करने में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। और आप अगर व्यवसाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे, क्योंकि आप व्यवसाय करेंगे तभी अपने घर परिवार का खुद अपना भरण पोषण अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे एम्स ऑफ मिडिएवल एजुकेशन को देख लिए कि मध्यकाल में शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा होगा। अब हम चलते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो हमारा देश लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अपने शासन काल में अंग्रेजों ने अपनी भाषा और संस्कृति को हमारे ऊपर लादने का भरपूर प्रयास किया और शिक्षा के उद्देश्य तथा योजना इस प्रकार निर्धारित की जिससे लंबे समय तक वे इस देश पर शासन कर सकें। तो अंग्रेज जब भारत आए तो उस समय
उनका सबसे पहला मोटिव यही था कि वो अपने भाषा और संस्कृति का, यानी कि लैंग्वेज एंड कल्चर का, हमारे ऊपर थोपने का काम करने लगे, ताकि वे लंबे समय तक इस देश पर शासन कर सकें। उस काल के शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं। अगर हम उस समय की शिक्षा के उद्देश्य को देखेंगे तो हम उसको निम्न प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित करना। तो पहला जो है ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित करना। इससे आशय है कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा दिया जाए कि जो भी ब्रिटिश साम्राज्य है भारत में, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चरल रूप दिया जा सके, अच्छे स्ट्रक्चर में उसको एक स्वरूप दिया जा सके, ताकि साम्राज्य चलाने में किसी भी तरीके का कठिनाई ना आ सके। सेकंड है ऐसे भारतीयों का निर्माण करना जो रंग रूप में भारतीय हों, परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में अंग्रेज हो। अब उनका जो सेकंड मोटिव था, ये तो सबको पता है कि अंग्रेज जब शासन किए तो डिवाइड एंड रूल वाला काम किए, कि भारतीय समाज में डिवाइड डाल दिए और खुद अपने स्वार्थ के लिए भारतीय समाज में से ही वो कुछ लोगों को मिला लिया अपने में। तो सेकंड है कि ऐसे भारतीयों का निर्माण करना जो रंग रूप में भारतीय हों। अब उनका जो सेकंड मोटिव था वो था कि कुछ ऐसे भारतीयों को चुन लेना जिनका रंग रूप तो भारतीय हो, परंतु उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका कपड़ा पहनने का तौर तरीका, उनका बातचीत करने का तौर तरीका, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वो सब अंग्रेजों से मिलता जुलता रहे, ताकि उनके द्वारा भी वो अपना साम्राज्य चला सके। थर्ड है कि यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रसार करना। अब यहाँ पे जो यूरोपीय साहित्य, जो वेस्टर्न साहित्य है, उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य स्टार्ट कर दिया गया, कि यूरोप में जो भी कल्चर है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको भारत के भीतर लाया जाए। उसके बाद फोर्थ है कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य का प्रसार करना। चूँकि ब्रिटिश काल में अंग्रेजी ही मुख्य रूप से भाषा के रूप में यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी बोलने वाले थे। तो अंग्रेजी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार जब तक वो लोग नहीं करेंगे, और आज भी जो हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं या बोल पा रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी दे गए। तो अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी सीख पाएँ, और विशेष रूप से उन लोगों को अंग्रेजी सिखाने का काम किया गया जो दिखते तो भारतीय थे, परंतु रहने, उठने, बैठने, बोलने, पढ़ने इत्यादि में वो अंग्रेजों के समान हो। उसके बाद है फिफ्थ कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना। अब जो वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्री में जो भी ज्ञान विज्ञान था, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा था, उन सब से भारतीयों को परिचय कराना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बना। जो भी अंग्रेजी शिक्षा दी गई उसमें मुख्य उद्देश्य वो भी बना। उसके बाद है भौतिक उन्नति करना। भौतिक उन्नति मीन्स कि संसाधनों की उपलब्धता का उपाय करना, कि कैसे भौतिकवादी में सभी किसी को डाल दिया जाए। और उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो भौतिकवादी खराब चीज़ नहीं था। हम लोग आज जो भी भौतिक सुख सुविधा ले रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि अगर हम किसी पॉजिटिव चीज़ को, किसी भी नेगेटिव चीज़ को देख रहे हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जुटा हुआ रहता है। उसके बाद है सेवेंथ कि राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। तो यहाँ पे राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करने का कार्य भी उसके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, ताकि चूँकि हर चीज़ के लिए ब्रिटेन पे डिपेंडेंट होना मुश्किल था, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों को अपने टीम में शामिल करना होता है कि वो लोग आपका काम करें और बहुत अच्छे तरीके से करें, और सामने वाले लोगों को पता भी नहीं चले कि ये भारतीय है कि ब्रिटिश है। तो उस समय राज्य सेवा के लिए सुयोग्य जो भी कर्मचारी थे, उसको तैयार करने का कार्य किया जाने लगा।
फिर है कि 8 मानसिक विकास करना और बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना। अब मानसिक विकास की बात, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो भी है उसको विकसित करने की बात की जाने लगी कि जो भी भारतीय हैं उनका मानसिक विकास किया जाए और साथ ही साथ उनका जो बौद्धिक स्तर है उसको ऊपर उठाया जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि लिविंग और स्टैंडर्ड है, उन सब चीज़ों को ऊपर उठाने का बात किया जाने लगा। उनका जो बौद्धिक स्वरूप है उनको ऊपर उठाने का बात किया जाने लगा। मतलब कि उनका सोच थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए, इसके लिए कार्य किया जाने लगा। अब हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य के बाद आगे बढ़ेंगे और अब आ जाएंगे कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के उद्देश्य। चूंकि ब्रिटिश सरकार के बाद भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, तो उस समय से शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा है, कैसे रहा है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पंडित नेहरू के अनुसार शिक्षा को संतुलित मानव का विकास करना चाहिए और युवकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने तथा सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करना चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि शिक्षा को संतुलित मानव का विकास करना चाहिए और युवकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने तथा सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार, यानी कि यहाँ पे सामाजिकता की बात की गई है कि जो भी बच्चे हैं उनको सामाजिक उनके भीतर सामाजिकता का डेवलपमेंट किया जाए। परंतु जब समाज में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हो तब यह बताना कठिन है कि युवकों को किस प्रकार तैयार किया जाए और शिक्षा के क्या उद्देश्य हों। स्वतंत्र भारत में राष्ट्र की आवश्यकताओं, परिस्थितियों, परंपराओं, अपेक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के आलोक में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों, दार्शनिकों, विचारकों, समाज सुधारकों और राजनीतिज्ञों ने शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या की है। परंतु इस संदर्भ में पहले महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगों और नई शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक व प्रासंगिक है। तो उस समय सबसे पहला जो कमिटी बना वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य। तो सन 1948 का बात है वो कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार प्रजातंत्र सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के उच्च स्तर पर निर्भर करता है। इस आयोग ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। अब जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था वो सबसे पहला कमेटी था आज़ादी के बाद भारत के लिए कि शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, शिक्षा का उद्देश्य कैसा हो। अगर स्वतंत्र भारत में शिक्षा को स्टार्ट कर भी रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उन्हीं के कमेटी के द्वारा उद्देश्य जारी किया गया कि पहला उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास, यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट। चूँकि भारत तुरंत स्वतंत्र हुआ है और अच्छे लीडर का होना भारत का भविष्य तय करेगा। तो इन सब बातों को सोचकर नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास किया जाने लगा। सेकंड है कि जीवन तथा ज्ञान के विभिन्न शाखाओं में समन्वय की क्षमता का विकास करना, यानी कि मनुष्य के भीतर जो भी जिस भी प्रकार का ज्ञान हो वो अपने जीवन से उसको कैसे कोऑर्डिनेट करता है उसके लिए शिक्षा प्रसारित की जाने लगी कि जीवन और ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से कोऑर्डिनेट कर ले मनुष्य और अपने भावी जीवन को जी ले। थर्ड है कि छात्रों में आध्यात्मिकता व नैतिकता का विकास करना। थर्ड जो पॉइंट है कि छात्रों के भीतर ऐसा शिक्षा दिया जाए कि उसके भीतर अध्यात्म से लगाव हो पाए, वो अध्यात्म से जुड़ पाए और साथ ही साथ जब कोई भी अध्यात्म से अगर जुड़ेगा तो वो नैतिकता से भी जुड़ जाएगा, उसके भीतर नैतिक मूल्य उत्पन्न हो जाएंगे। वो चोरी डकैती या झूठ बोलना या किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को क्षति पहुंचाना, ये सब काम वो नहीं करेगा। तो आध्यात्मिकता से जोड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जोड़ दिया जाए, स्पिरिचुअलिटी उसके भीतर डेवलप किया जाए। फोर्थ है कि छात्रों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना व इसके संरक्षण एवं विकास हेतु प्रेरित करना। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि मतलब मोटिवेशन करने का काम, जो भी भारतीय कल्चर, जो भी इंडियन कल्चर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना
और साथ ही साथ जो भी इंडियन कल्चर है उसको संरक्षित करना। संरक्षित इसलिए करना ताकि आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी उसको प्राप्त कर सके। उसी के विकास हेतु उसको मोटिवेशन किया गया कि जो भी भारतीय कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ जो भी भारतीय कल्चर है उसको संरक्षित किया जाए। संरक्षित इसलिए किया जाए ताकि आने वाला जो भी पीढ़ी है, आने वाला जो भी हमारे आगे जनरेशन है, उन तक हमारा संस्कृति पहुंच जाए। फिफ्थ है कि छात्रों का शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास करना। क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो ही किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं। तो आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तो अब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? आपका उचित खान पान हो, उचित व्यायाम कीजिए, उचित मानसिक कसरत कीजिए आप, तो तभी जाके आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। उसके बाद है कि मानसिक व चारित्रिक विकास। अब आपका जो भी मन मस्तिष्क है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और साथ ही साथ आपका जो चरित्र है उसका निर्माण कैसे किया जाए। क्योंकि भारत शुरू से ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रदेश रहा है, तो वहाँ पे आपका चरित्र का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। सिक्स्थ है कि बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब यहाँ पे बौद्धिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि आपका जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको विकसित किया जा सके ताकि आप भारत के भावी भविष्य बन सकें। सेवेंथ है कि विवेकशील व कुशल नागरिकता का विकास। यहाँ पे कुशल नागरिकता और विवेकशील नागरिकता का विकास से तात्पर्य है कि अगर आप विवेकशील हैं, अगर आपके भीतर नागरिकता का भाव है, तो आप भारत के अखंडता, एकता को समेट के रखिएगा। तो भारत के अखंडता और एकता को आगे ले जाने के लिए ये जरूरी है कि आप एक कुशल नागरिक बनिए ताकि आप किसी भी चीज़ में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। 8 है कि छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। क्योंकि सिर्फ अगर भारत में हम रह रहे हैं तो सिर्फ भारत से हमारा काम नहीं चलेगा। हम जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम आज को लें, और आज कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो भारत में बहुत जगह से मदद आई है। सऊदी अरबिया से, रसिया से स्पुतनिक 5, फिर आपको ब्रिटेन से, फिर आपको चाइना से भी वेंटिलेटर और कुछ और मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ विश्व बंधुत्व है। क्योंकि ठीक कोविड-19 के सेकेंड फेज के पहले भारत ने भी बहुत सारे देशों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी है। तो ये सब विश्व बंधुत्व की भावना, जब तक आपके भीतर विश्व बंधुत्व की भावना नहीं आएगी, आप अपने राष्ट्र को आगे लेके नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इसमें नैरो माइंड का आवश्यकता नहीं होता है, इसमें ब्रॉडर माइंड का आवश्यकता होता है। तो कहीं ना कहीं आपके भीतर एक ब्रॉडर कंसेप्ट होना चाहिए कि हम जैसे होता है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक समान आप समझिए, और पूरे विश्व को आप अपना घर परिवार समझिए। अब जो छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने के बाद है कि व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न करना। छात्रों के भीतर व्यावसायिक कुशलता को विकसित किया जा सके। व्यावसायिक कुशलता इसलिए विकसित किया जा सके तो क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग तो सरकारी या प्राइवेट नौकरी से जुड़ नहीं सकते हैं। तो व्यवसाय का होना भी जरूरी है ताकि एक बहुत बड़ा जनसंख्या का हिस्सा उस पर डिपेंडेंट हो जाए और अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो व्यवसायिक कुशलता को उत्पन्न करने के लिए भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कहा गया कि व्यवसायिक ऐसा शिक्षा दिया जाए, ऐसा एजुकेशन बच्चों को दिया जाए जिससे वो व्यवसाय की तरफ झुक पाएँ, व्यवसाय की तरफ इंटरेस्टेड हो पाएँ। तभी वो व्यवसाय करेंगे और अपने को आर्थिक सशक्त बना पाएंगे। क्योंकि आर्थिक सशक्त अगर बच्चे बनेंगे तो कहीं ना कहीं उससे राष्ट्र को भी फायदा है। और 10th है कि जहाँ छात्रों के जन्मजात गुणों को खोज निकालना तथा उन गुणों का प्रशिक्षण द्वारा विकास करना। अब यहाँ पे है कि छात्रों के भीतर जो भी उनके जन्मजात गुण हों, जैसे किसी छात्र में होता है कि वो पढ़ने लिखने वाला हो और अच्छा नौकरी तक पहुंच सकता हो, किसी के भीतर होता है कि वो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बन सकता है। तो इस तरीके से उनके भीतर के गुणों को देखना और उसी के हिसाब से उसको प्रशिक्षण देना ताकि वो
बहुत अच्छे से विकसित हो सके। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, और आज के क्लास में हम लोग 2-3 बिंदुओं को देखा, जैसे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ मिडिएबल एजुकेशन। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश शिक्षा के उद्देश्य को भी देखे, एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और लास्ट हम लोग देखे कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन इन फ्री इंडिया। और उसके भीतर हम लोग देखे हैं कि स्वतंत्र भारत जब इंडिपेंडेंस जब भारत का हुआ, तो उसमें सबसे पहला जो आयोग बना वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एम्स ऑफ एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो उनके द्वारा शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा या क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसको हम लोग देखें। तो आशा करता हूँ कि सारे लोगों को, चूँकि आज का क्लास थोड़ा सा लंबा भी चला है, तो सारे लोगों को कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए उसको। नेक्स्ट क्लास में पहले उसको क्लियर करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और एक बात और, जो भी लोग क्लास कर रहे हों, वो अपने सामने कॉपी रख लीजिए और सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट उसको नोट करते चलिए। और एक चीज़ और कि अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को भी बोलिए, अपने साथी को भी बोलिए, जो लोग आपके साथ पढ़ रहे हों, कि वो लोग भी क्लास को देखें। क्योंकि अभी ये चीज़ बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बीएड और डीएलएड करने के बाद जब आप लोग मार्केट में उतरेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस समय हम लोगों को एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए था। थैंक यू।